हेलो एवरीवन, आज है 4 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इरडा के बारे में। एक अपडेट निकल कर आई है इस कंपनी को लेकर और देखा जाए तो भैया इसकी रीसेंट लिस्टिंग है, काफी बड़ी लिस्टिंग गेन यहां पर देखने को मिला है। 3 गुना पैसा इसके लिस्टिंग प्राइस से कंपेयर करेंगे तो वहां से इसने बना कर दिया भी है। और अभी अगर आप देखोगे तो आज भी 2% की रफ्तार है, लेकिन पिछले कुछ टाइम से ये कंसोलिडेट भी कर रहा है। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस है जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 103 रुपए का ये शेयर है, 2% की तेजी, हालांकि ज्यादा थी मॉर्निंग में, लेकिन बाद में थोड़ा बहुत करेक्शन बना जरूर है। पिछले एक महीने में अगर आप देखोगे तो 61% का ग्रोथ है, लेकिन हायर लेवल जो कि 120 रुपए का था वहां से अगर आप देखो तो लगातार ये अभी करेक्शन दिखाता हुआ नजर आ रहा है और ये एक्सपेक्टेड है कि करेक्शन यहां पर बनना चाहिए, क्योंकि 32 रुपए के लेवल से ये 20 दिन के अंदर भाई साहब 120 पे चला गया था। इसका जो आईपीओ प्राइस है वो 32 रुपए का था। जब ओपन हुआ ये तो 50 रुपए पर ओपन हुआ और उसी दिन 60 रुपए पर ये क्लोज हुआ था। और उसके बाद अगर आप देखो तो लगातार ये भागता हुआ नजर आया और अभी अगर हम देखें तो ये गिर रहा है। पिछले 20 दिनों से यहां पर लगातार कह सकते हैं कि गिरावट या कंसोलिडेशन जो है वो देखने को मिल रहा है। 14 दिसंबर को ये ट्रेड कर रहा था 120 पे। उसके बाद अगर आप देखोगे तो कंसोलिडेशन वाला फेज अभी यहां पर चल रहा है। कंपनी को लेकर आज जो एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है वो है AMFI की तरफ से क्लैरिफिकेशन दिया है उन्होंने, और जहां पर जो लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप की जो बात होती है उसको लेकर है। तो यहां पर एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया ऑन जनवरी 4 अनाउंस द न्यू मार्केट कैटेगराइजेशन लिस्ट फॉर जो फाइनेंशियल 2024 का है उसको लेकर। तो लार्ज कैप जो थ्रेशोल्ड्स है, मतलब अगर कोई कंपनी लार्ज कैप है उसके लिए जो थ्रेशोल्ड्स है वो 67,000 करोड़ के आसपास का रखा गया है, जो कि पहले 49,700 करोड़ के आसपास का था। मिड कैप का भी बढ़ा दिया गया है, जो कि 22,000 करोड़ कर दिया है, जो पहले 17,400 करोड़ के आसपास का हुआ करता था। और इसके अकॉर्डिंग जियो फाइनेंशियल सर्विस अगर आप देखोगे तो वो ऑफिशियली लार्ज कैप स्टॉक है ये। जबकि जो रिसेंटली लिस्टेड हुई टाटा टेक्नोलॉजीज की बात करें, इरडा की बात करें, JSW इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वो अभी मिड कैप में कंसिडर हो रहे हैं, क्योंकि लिस्टिंग गेन बहुत ज्यादा हुआ है। लिस्टिंग गेन के बाद डेफिनेटली मिड कैप में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए जरूर है। देखा जाए तो अच्छी बात है इनके लिए। और हालांकि द लिस्ट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम फरवरी टू जुलाई 2024। तो फरवरी से जुलाई 2024 के टाइम तक ये लिस्ट जो है वो इफेक्टिव रहेगी यहाँ पर। उसके बाद चेंजेस होंगे, किस तरीके से होता है वो तो आने वाला वक्त ही हमें बताएगा। और जहां तक बात करें आज वॉल्यूम्स की, तो देखो यार यहाँ वॉल्यूम की कमी नहीं है, बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड लगातार हो ही रहे हैं। 1,70,00,000 से भी ज्यादा की क्वांटिटी में अभी तक शेयर यहां पर ट्रेड हो चुके हैं। तो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग अभी भी यहां पर चल रही है। और मार्केट कैप जो कि 22,000 का होना चाहिए, यहां पर तकरीबन 28,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। तो मार्केट कैप भी देखें तो भाई साहब बहुत बड़ा मार्केट कैप है इनका, जो कि अच्छी बात है इनके लिए। 52 वीक का जो लो है वो 32 रुपए का है, जो इसका आईपीओ प्राइस था, और 123 रुपए का हाई है। इंट्राडे में इसने बनाया 123 रुपए का हाई। वहां से देखा जाए तो डेफिनेटली करेक्शन तकरीबन कह सकते हैं कि 15 से 16% के आसपास गिरावट अभी तक ये दिखा चुका है। आगे शायद और फर्दर डिक्लाइन देखो मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ये मेरा मानना है। क्योंकि जहां तक अगर हम बात करें, देखो 32 रुपए का शेयर था, ठीक है, इसका जो आईपीओ प्राइस था वो 32 रुपए का था। आप समझने की कोशिश करो, ठीक है। कोई भी आईपीओ इतने कम वैल्यूएशन के ऊपर लेकर नहीं आते हैं कि 120 पे चला जाए ये लिस्टिंग के, वो भी 2 हफ्तों के अंदर। इतने कम वैल्यूएशन के ऊपर कोई आईपीओ लेकर नहीं आता। तो यहां पर जो इसका रियल वैल्यू है वो डेफिनेटली थोड़ा बहुत और डिस्काउंट प्राइस पे ये मिलना चाहिए आने वाले टाइम में। और जहां तक बात करें अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, ये 100% खरीदारी करो। देखो अगर आपके पास है तो होल्ड करो, तब बेचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन बात मैं कर रहा हूं फ्रेश एंट्री को लेकर। अगर ऑलरेडी आपके पास बाइंग किया हुआ शेयर है तब डरने वाली बात नहीं। कोई लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली 150 रुपए तक भी जाएगा ये लॉन्ग टर्म के लिहाज से। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिहाज से जब इतनी बड़ी तेजी यहां पर ऑलरेडी हम देख चुके हैं तो वैसे थोड़े बहुत करेक्शन एक्सपेक्टेड रहेंगे, क्योंकि इतना जल्दी नहीं जा सकता ये। लेकिन जहां तक बात करें इनके रेवेन्यू वगैरह की, तो डेफिनेटली काफी अच्छी तेजी मतलब ईयर ऑन ईयर बेस पे देखने को मिली जरूर है रेवेन्यू वाइज। और प्रॉफिट वाइज देखें तो अच्छे प्रॉफिट है, मतलब मार्जिन भी इनके अच्छे हो रहे हैं। 865 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में दिखाया था। अभी रिसेंट लिस्टिंग है और डेफिनेटली जो कंपनी सरकारी कंपनी खा सके, अगर अच्छा प्रॉफिट और रेवेन्यू कमाती है तो वो डिविडेंड भी भर भर कर देती है। IRFC, RVNL ये इनके परफेक्ट एग्जाम्पल है। और ऑयल कंपनियां तो भैया वो तो भाई साहब लीडर है, ठीक है, डिविडेंड पे करने में। लेकिन मेरे हिसाब से जिस तरीके से IRFC की मैं बात करूं तो वहां पर भी
साल में 2 बार डिविडेंड पे आउट होते हैं, तो यहां पर ही मैं सेम चीज एक्सपेक्ट करूंगा कि ये भी आपको डिविडेंड पे करता नजर आ सकता है। अभी इनकी रिसेंट लिस्टिंग है और मुझे लगता है कि जब इनके दिसंबर क्वार्टर के जब नंबर्स प्रेजेंट होंगे तो मैं एटलीस्ट थोड़ा बहुत डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहा हूं यहां से। ठीक है, कुछ दिनों बाद, जब कुछ हफ्तों बाद जब इनके नंबर्स आएंगे तो देखते हैं कि डिविडेंड पे आउट अभी करेंगे या फिर मार्च क्वार्टर के नंबर जब आएंगे तब पे करेंगे, लेकिन पे जरूर करेंगे डिविडेंड, ये मुझे लगता है। कंपनी को लेकर अगर आप देखोगे तो भाई साहब रिन्यूएबल एनर्जी का पोर्टफोलियो है इनका, लोन देने का काम कंपनी ये करती है। और जहां तक बात करें तो देखो अनसिक्योर्ड लोन यहां पर रहेंगे, क्योंकि देखा जाए तो जहां पर आईआरएफसी जो कि रेलवे को फाइनेंस करती है, और रेलवे के प्रोजेक्ट वैसा किसके पास होते हैं, सरकार के पास होते हैं। पैसा इनको किससे आता है, सरकार से आता है। तो वहां पर ये चीज आप समझो कि जब सरकार से पैसा आता है तो डिफॉल्ट नहीं होता है, जबकि यहां पर चीजें उलट हो जाएगी। यहां पर कुछ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी होंगे, कुछ प्राइवेट प्रोजेक्ट्स भी होंगे, और उसको ये फाइनेंस करने का काम करेंगे। तो डिफॉल्ट होने के एनपीए के चांसेस डेफिनेटली फ्यूचर में भी रहेंगे, पास्ट में भी रह चुके हैं। यहां पर बड़े बड़े एनपीए देखने को मिले हैं। यहां पर अगर हम टोटल लोन पोर्टफोलियो का विंड एनर्जी में देखेंगे तो 23% का है, सोलर में तकरीबन 30% का है, स्मॉल हाइड्रो में तकरीबन 12% के आसपास का है। लेकिन आगे भी कहीं ना कहीं और प्लेयर्स यहां पर एंट्री करेंगे, खास करके प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो धीरे धीरे एंट्री करेंगे, और उसके लिए उनको पैसों की जरूरत पड़ेगी, और उसके लिए डेफिनेटली ये कंपनी है उनके लिए। और जहां तक बात करी जाए तो अभी छोटे पैमाने पर है ये कंपनी, लेकिन धीरे धीरे जैसे इस सेक्टर में लोगों का अट्रैक्शन बढ़ेगा, इनका भी जो दायरा है वो बढ़ता नजर आ जाएगा। जहां तक इसके वैल्यूएशन की बात करने जाए तो यार देखो सस्ता तो नहीं है, 26-27 का इसका पी रेशियो है, सेक्टर पी 19 का है, जो कि इनके कंपिटिटर्स के मुकाबले थोड़ा सा महंगा जरूर मैं कहूंगा। अगर आप इनका आईआरएफसी का पी देखो तो वो 20 का है, पीएफसी का देखो तो वो 8 का है, आरईसी जो कि बहुत बड़ी कंपनी है इस सेक्टर की, उसका 10 का पी रेशियो है, जो सस्ते वैल्यू, और एक साल में मतलब 245% का ऑलरेडी ग्रोथ दिखा चुका है आरईसी, और पीएफसी भी तकरीबन 215% का ग्रोथ दिखा चुका है। आरईसी भी देखा जाए तो ये भी इनके साथ ही कंपीट करेगा, इरडा के साथ ही कंपीट करेगा आरईसी भी, याद रखिएगा ये दोनों कंपीट करेंगे एक दूसरे के साथ लोन को लेकर रिन्यूएबल एनर्जी में। अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि किस तरीके से जो आरईसी को लेकर, सुजलॉन को लेकर अगर आप बात करो तो सिक्योर्ड उन्होंने आरईसी से करी हुई अपनी फंडिंग, अपनी फाइनेंशियल वगैरह, तो देखा जाए तो ये चीजें होगी, लोन वगैरह जो है वो ये भी प्रोवाइड करवाएंगे, आरईसी भी करेगा, पीएफसी भी करेगा। ठीक है, एक दूसरे के बिजनेसेस में डेफिनेटली कंपटीशन रहेगी यहां पर। और जहां तक बात करें इनके फाइनेंशियल्स की तो देखें तो देखो नंबर्स में डेफिनेटली अच्छा ग्रोथ है, यहां पर कोई शक की बात नहीं है, नंबर्स में ग्रोथ आया जो कि बहुत अच्छी बात है। प्रॉफिट में और बड़ा ग्रोथ आया है, ये अच्छी बात है। क्वार्टरली इनका प्रॉफिट तकरीबन 250 से 300 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है, जो कि बेहतर प्रॉफिट मेरे हिसाब से है, कोई खराब नहीं है। और डिविडेंड डेफिनेटली पे करेगा ये इस साल, क्योंकि जो सरकारी कंपनी पैसा कमाती है वो डिविडेंड पे करती है, चाहे वो पीएफसी हो, आरईसी हो, आईआरएफसी हो, तो पे करेगा डिविडेंड। ये शेयर होल्डिंग को लेकर बात करें तो देखो यहां पर चीजें अब इंटरेस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि लिस्टिंग गेन बहुत ज्यादा बड़ा मिल चुका है। ठीक है, 75% की होल्डिंग प्रमोटर के पास थी, म्यूचुअल फंड के पास 3.94%, यह नवंबर की शेयर होल्डिंग पैटर्न जब इसकी लिस्टिंग हुई थी। 4.59% डोमेस्टिक के पास है, 3.95% है एफआईएल्स के पास। और देखा जाए तो रिटेल और अदर की मिलाकर 12.52% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर ज्यादा क्वांटिटी में 12.41, अदर पार्टीज अभी उतने ज्यादा इन्वॉल्व यहां पर हुए नहीं है। तो यहां पर दिसंबर क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि जब 32 रुपए से 123 रुपए का लेवल इसने दिखा दिया था, तब कौन बेच रहा था, कौन खरीद रहा था, वो देखना यहां पर इंटरेस्टिंग हो जाएगा। क्योंकि डेफिनेटली ये अगर मान लीजिए कि बड़े इंस्टीट्यूशंस ने अगर बिकवाली करी होगी 120 पे जाने के बाद, जो कि करेक्शन अभी हम देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक नेगेटिव चीज हो जाएगी। और रिटेल अगर ज्यादा खरीदारी करते रहेंगे तो समझिए क्या हो रहा है यहां पर। तो मैं यही कहूंगा आपसे कि यहां पर दिसंबर क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न इंपॉर्टेंट रहने वाली है कि कौन खरीद रहा था, कौन बेच रहा था। और जहां तक बात करी जाए इरला को लेकर, देखो कंपनी खराब तो नहीं है, पहली चीज अच्छी कंपनी है। इवन जब इसका आईपीओ आ रहा था, इवन जब इसकी लिस्टिंग हुई थी 50 रुपए पर, तो उसी दिन मैंने मॉर्निंग में वीडियो बनाकर कहा भी था कि अभी भी बाय करने के मौके हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे ही ये 100 रुपए 110 रुपए के ऊपर निकला था, तब मैंने कहा था कि यार यहां पर अब मौके लगते नहीं है, क्योंकि जो प्रमोटर है वो बेवकूफ नहीं है कि 32 रुपए पर लिस्टिंग करवाए। और इतना ज्यादा देखो डेफिनेटली उन्होंने
छोड़ा था, ठीक है, रिटेल वालों के लिए कि वो कुछ लिस्टिंग गेन कमा पाए, लेकिन इतना भी नहीं छोड़ते भाई साहब कि 32 रुपए का 120 पे चला जाता है, फिर भी ये अज्यूम कर लेना कि यार अभी तो और भागेगा। ये थोड़ी सी जल्दबाजी होगी यहां पर, और यही वजह है कि अभी के लिए जिस लेवल पर है मुझे फ्रेश बाइंग के लिए उतना अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन ऑलरेडी अगर आपने खरीद के रखा हुआ हो तो लॉन्ग टर्म का अगर आपका नजरिया हो तो कंटिन्यू कर सकते हो, डरने वाली बात भी नहीं है। डेफिनेटली ये और ऊपर जाएगा, कोई शक की बात नहीं है, लेकिन फ्रेश बाइंग को लेकर करेक्शन जो है वो थोड़ा बहुत बनने के चांसेस रहेंगे यहां पर, और एटलीस्ट मैं मानता हूं कि डबल डिजिट में ये जा सकता है दोबारा। हालांकि इससे पहले भी गया था, दोबारा भी जा सकता है। जहां तक का लेवल मुझे यहां पर अच्छा लगता है बाइंग के लिए, अब काफी लोग बोलेंगे कि वहां पर कभी नहीं आएगा, लेकिन मैं मानता हूं कि 70-75 का लेवल एक डिसेंट लेवल है यहां पर, वहां पर बाय करा जा सकता है अगर आता है तो। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मार्केट में और भी कई सारे अच्छे ऑप्शंस है। लेकिन फियर ऑफ मिसिंग, मतलब ऐसा फोमो क्रिएट ना कर लो कि भाई साहब आप महंगे शेयर्स पे लेवल खरीद, मतलब अच्छे शेयर्स को आप एक महंगे लेवल पे खरीदारी करने लग जाओ। और जबकि यहां पर अगर आप देखोगे तो एनपीए का खतरा डेफिनेटली रहेगा ऐसी इस कंपनी में, यहां पर एनपीए का खतरा रहने वाला है फ्यूचर में भी, तो उसके बारे में भी सोचिएगा। लेकिन कंपनी बुरी नहीं है, ये सेक्टर मुझे लगता है कि अच्छा खासा काम करेगा फ्यूचर में, जो रिन्यूएबल एनर्जी वाला सेक्टर है। लेकिन अगेन ये इस कंपनी की ऐसी कोई मोनोपोली भी नहीं है कि भैया इसी को फायदा होगा, याद रखिए। पीएफसी और आरईसी भी इसमें घुस ही रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि बस यही है, ऐसा नहीं है, तो नजर रखिए इसके ऊपर। लेकिन थोड़ा सा संभल के कहां पर आपको एंट्री करनी है वो आपको ध्यान में रखना चाहिए, हाई लेवल पे नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और इरडा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में